जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र राजस्थान जी की। तो आज के सेशन में हम अगले 3 पेज पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या फिर विचार के साथ। तो आज एक कहानी सुनाऊंगी महात्मा बुद्ध की कि अंगुलीमाल नामक कोई व्यक्ति होता है जो लोगों का कत्ल करता है और उनकी उंगलियां काट करके माला बना के गले में पहन लेता है। अब एक दिन बुद्ध उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहाँ उंगलीमाल था या फिर वो गुजर रहा था, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो लोगों ने उनको खूब समझाया कि आप उस रास्ते मत जाइए, वहाँ अंगुलीमाल है तो आपका कत्ल कर देगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जाओ भी नहीं, चलते बन रहे। फिर कुछ और लोग समझाने आए, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए लोग समझाते जा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़े जा रहे है ना। उनके कानों पर जू तक नहीं देंगी। फिर अब उनको अंगुलीमाल मिला सामने से, तो उसने कहा, वो देख रहा है कि क्या बात है, ये क्या संख्या है, क्या क्यों आ रहा है मेरी तरफ, इसको मालूम नहीं है क्या कि मैं सबको मार रहा हूँ, है ना। उसने शायद कोई प्रतिज्ञा वगैरह थी कि 1000 उंगलियां पहननी, 1000 उंगलियों की माला पहननी, ऐसा कुछ। तो उसको मतलब उसको उस पर दया आने लगी। महात्मा बुद्ध पे दया आने लगी कि ये आएगा तो मुझे तो मारना ही पड़ेगा, है ना। अब वो कहता है, अंगुलीमाल बुद्ध से कहता है कि देखो इस तरफ मत आओ, अगर इस तरफ आए ना तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे बिल्कुल दया नहीं है, अगर तुम ऐसे ही आगे बढ़ते गए तो मैं तो तुम्हें मार ही दूंगा अल्टीमेटली। तो अच्छा यही होगा कि तुम उल्टे पैर वापस लौट जाओ। महात्मा बुद्ध के चेहरे पे शिकन की एक रेखा तक नहीं। अंगुलीमाल परेशान होने लग गया कि क्या करूं, मैं तो मारूंगा, है ना। मन नहीं भी हो रहा, लेकिन क्योंकि इसीलिए फेमस है वो, तो वो करेगा जरूर, उसने ठान लिया। महात्मा बुद्ध बड़े जा रहे। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल ने कहा कि ठीक है, अगर तुमने ठान लिया मरने का तो आ जाओ। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि देखो, तुम अंगुलीमाल हो, तुम मैं भी बुद्ध हो। अगर तुम अपने कार्य के प्रति इतने डेडिकेटेड हो तो मैं तो फिर भी बुद्ध हूँ, तो मैं क्यों नहीं हूँ। और मैं अपना रास्ता कभी बदलता हूँ, मैं तो जिस रास्ते पर चलता हूँ उसी रास्ते पर चलता हूँ, चाहे फिर कुछ भी आ जाए। और इस रास्ते पर तो तुम मिले मुझे, तो मेरा फर्ज बनाए, मेरा वो फर्ज बन जाता है कि मैं इस रास्ते पर वो आगे चलूँ, मतलब अगर ताकि मैं तुम्हें भी कुछ संचार कर सकूँ ज्ञान का। इस तरीके से कुछ समझाने लग गए उसको। और ऐसे करके एक छोटी सी स्टोरी है कि पता होते हुए भी कि सामने डाकू है, सामने इस तरीके का व्यक्ति, तब भी महात्मा बुद्ध जाते हैं अपनी मतलब जान के बिना कोई परवाह किए। तो महात्मा बुद्ध का भाव क्या था यहाँ। महात्मा बुद्ध है ना, अंगुलीमाल को कुछ सिखाना चाह रहे थे, कुछ समझाना चाह रहे थे कि अगर तुम इतने अधिक हो सकते हो, तुम्हें बुद्ध होकर कितना अधिक होगा। चलो तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज बेसिकली हम अगले 3 पेज पढ़ेंगे। क्या कवर करेंगे अगले 3 पेज में? अगले 3 पेज में हम पेज नंबर 163, 164 और 165 ये 3 पेज पढ़ेंगे। इन 3 पेज में हम ऊर्जा के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, है ना।
ये सारे पॉइंट पड़ेंगे। तो आणविक ऊर्जा का केंद्र राजस्थान रावतबाड़ा में मौजूद है। दूसरा नंबर का केंद्र नौनेरा उत्तर प्रदेश में मौजूद है। तीसरे नंबर का बांसवाड़ा। इसके अलावा कब कब स्थापित हुए हैं तो 73 एनपीसी की मदद से स्थापित था पहला। और नौनेरा से राजस्थान को 9.2% विद्युत मिलती है। 9.2% हिस्सा राजस्थान का। इसके अलावा कुछ कोयले से संचालित होने वाले विद्युत संयंत्रों के बारे में भी बता रखा है। कोयला के बारे में बता रखा है कि कहाँ कहाँ है ऐसे संयंत्र। तो 3 तो बाड़मेर में है, 1 बीकानेर में है। और क्रमशः है ना, बाड़मेर बीकानेर। तो अब अपन है ना मुश्किल से 5 मिनट का समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा सा फटाफट। हाँ, तो बाड़मेर और बीकानेर में है। स्थापना लमसम 2007 में होती सकती है। और मेगावाट लगभग 125 मेगावाट के आसपास विद्युत का उत्पादन होता है इन सब में। और एक निजी, तीसरे नंबर वाला है वो निजी क्षेत्र का पहला है। पहले नंबर वाला है वो अपने कैटेगरी का पहला है। और फिर बस इतनी ही बातें। एक आधी का दुका विशेष बातें भी, कॉमन ना करके कुछ विशेष बातें भी है कि एक जायफा और एक और ठीक है, इसको इसकी रखो, कॉमन फैक्ट ध्यान रखो बस। इसके अलावा देखो बायोमास के बारे में बता रखा है। सौर ऊर्जा के बारे में बता रखा है। सौर ऊर्जा नीतियाँ 11 में, 14 में, 19 में एक कोई प्रोग्राम चलाया था जिसके 4 चरण थे सौर ऊर्जा के तहत। पहले 4 चरण थे तो इनमें ना 65, 660 और 1000 क्रमशः बता रही है कितने मेगावाट ऊर्जा उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया। चरण 1, 2 और 3 चारों चरणों में मिलाकर के टोटल 2 to 4,000 कितने मेगावाट बनाने का लक्ष्य था, कितने मेगावाट बनती थी। फिर बस, और हमें सौर ऊर्जा की क्षमता कितनी है राजस्थान में 160 और 60। तो ये सारी इंफॉर्मेशन फर्स्ट पेज पे गिवन थी। अब नेक्स्ट पेज पे आने क्या, सिर्फ आणविक ऊर्जा, थोड़ा सा कोयला आधारित सिस्टम संयंत्र कहाँ कहाँ है वो, और थोड़ा सा सौर ऊर्जा के बारे में। ठीक है, इसके बाद अपन सेकेंड पेज में मूव ऑन करें तो सेकेंड पेज में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों के बारे में बता रखा है। तो पवन ऊर्जा में कहाँ कहाँ संयंत्र है ना, पहला दूसरा तीसरा ये सब, जैसलमेर में, प्रतापगढ़ में, फलोदी में, है ना, पहला है ये, दूसरा है। बस, और नन्याणु 2000 और 2001 में स्टेब्लिश होता है। फिर सौर ऊर्जा के बारे में बहुत सारी बातें बता रखी सौर ऊर्जा को लेकर के, कि सौर ऊर्जा से संचालित गांव, खारे पानी का संयंत्र ऐसा करके कुछ था, और एक मिल्क करके कुछ था, मिल्क संस्थान करके कुछ था, और एक वाटर संस्थान करके कुछ था, है ना, और एक टीवी करके कुछ था, और एक अपने विद्युत संयंत्र करके कुछ था, है ना। ये सारे इंस्टीट्यूट है शायद, ये कहाँ कहाँ मौजूद है ये हमको पढ़ना है। तो ये सब ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ मौजूद है, इसके लिए ये सब ध्यान रखेंगे कि ये सारी चीजें मेंशन है। ठीक है, इतना पर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सौर ऊर्जा के बारे में और बता रखा है, और सौर ऊर्जा की और सारी योजना अपने राजस्थान में, मतलब संयंत्र स्थापित है। कहाँ कहाँ है तो F से ध्यान रखेंगे, पोखरण, फलोदी, पारकी, और शायद बीच में एक और कुछ नाम आ रहा है। अभी चारों में कुछ बातें और है, कुछ बातें और हैं, जैसे कब स्थापित किए गए, कितनी मेगावाट क्षमता बनाती, कौन सी कंपनी की देखरेख कर रही, ये सारी बातें कॉमन है। तो अलायंस तो ए से कुछ, अ से और ए से शुरुआत में, फिर बाद में डेवलपमेंट करके कुछ कंपनी है, क्रमश बता रही ना। और 1500, 1300,
900 और 700 ये इतनी इतनी मेगावाट बनती है कुछ, है ना। और लमसम बस इतना ही है और क्या, ठीक है। इसके अलावा पवन ऊर्जा में देखो हमने ये तो देख लिया कहाँ कहाँ है पवन ऊर्जा सेंटर। पवन ऊर्जा सेंटर इसके अलावा ना पादमी में एक यूनिट है 2 मेगावाट की, और 127 और 756 कितने मेगावाट तो शायद हमें क्षमता है या ऐसा कुछ बता रखा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन पेज नंबर 2 होगी, तो पेज नंबर 2 में थोड़ा सा पवन ऊर्जा के बारे में, थोड़ा सा ऊर्जा के बारे में। अब लास्ट पेज में क्या पढ़ा हमने, लास्ट पेज में हमने जाना ना बायोगैस के बारे में, ठीक है। और एक बायोगैस और उसके ऊपर पवन ऊर्जा के बारे में पहले वाले पेज में पवन ऊर्जा के बारे में तो वही कर दिया जाता है। बीच में थोड़ा सारणी के रूप में और भी कुछ मेंशन है। तो पवन ऊर्जा के बारे में क्या होते हैं, पहला संयंत्र है ना 25 मेगावाट का था, 98 में स्थापित हुआ रहता कुछ है। और दूसरा था जो सीकर हर्ष माता सीकर का है, यही का नाम थोड़ा समझना है, एक नहीं देता है। हर्ष माता सीकर है जिसमें 12 मेगावाट क्षमता है। सबसे बड़ा जो है वो बुद्धा करके है गंगानगर का, इसमें ना 2 मेगावाट, इसकी स्थापना होती शायद 98 समथिंग को। और फिर 12 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चाहिए। और एक और कोई नाम था हल्का सा, हाँ एक और था सुधा था सबसे बड़ा, बुद्धा की जगह बुद्धा चौगढ़ में है ना 2001 से स्टेब्लिश है शायद ये, ऐसा कुछ था हल्का सा। फिर एक और नाम मिस रह रहा है, बस बाकी सब हो गए, एक और नाम मिस रह रहा है, ठीक है। ये सारी बातें थी हल्की हल्की बता रही ना इसकी। फिर मैंने कहा सारणी, फिर सारणी के नीचे क्या है, सारणी के नीचे वही बायोगैस के बारे में। ये बायोगैस में यूं था कि कुछ अलग अलग जिलों के नाम थे, जैसे जयपुर, अजमेर, अलवर, कोटा में पहला बायोगैस ऊर्जा संयंत्र है। जयपुर में, अलवर में, अजमेर में और गंगानगर में, इनमें कुछ हाँ देखो क्या था, देखो इनमें कुछ बायोगैस से जुड़े कुछ संयंत्र है, ऐसा कुछ है इन चारों पांच जिलों में, राउंड से जरूर बताइए, ठीक है। इसके अलावा बायोगैस की नीतियाँ का बाइक 11 में आती है, 14 में भी आती है ना, बस 11 में, 14 में। और बायोगैस 130 मेगावाट की 12 इकाइयाँ हैं राजस्थान में। अब मैं जितनी सारणी कह रही हूँ वो सारणी क्या बताए, पहले तुम ध्यान रखो उसकी कि निशा, रंगा में मेको, पद्मा, निशा, पद्मा, रंगा में मेको, ऐसा कर सकते हैं। निशा मतलब नियारा, निसार, से सातोर, सारंगपुर, और सारंगपुर में ऐसे ही कुछ है ना, सातों के अलावा संग करके संगत। और पद्मा से पद्मा है, मालवा है, देवली है, और एक और कोई नाम है, द से धौलपुर है ना, और रंगा से रंगपुर है, और एक और कुछ है। मे से मेड़ता है, और मेको से कोटपुतली, किशनगढ़। ये सब कहाँ का मौजूद है तो जानते हैं ना अपन, हल्का पता है अपने को, 12 में, कोई कोटा में, कोई टोंक में, कोई अपने कोटा में भी है एक आधा, है ना, तो पता है सही कहाँ का मौजूद है। तो ये हमने ना तीनों पेज पढ़े, मैं आपको सिर्फ आइडिया दी, बुक पढ़ेंगे तो आपको चीजें व्यवस्थित हो जाएगी। थोड़ा सा मेंशन कर लो, फिर अपन बस क्या है यहाँ देखो फटाफट से देखते हैं। 3 पेज है, यहाँ हमने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा दोनों चीजें पढ़ी। यहाँ हमने बायोगैस है, ठीक, मेनली बायोगैस ध्यान रखो। यहाँ हमने ऊर्जा, ये आणविक ऊर्जा है। बाकी आणविक ऊर्जा को सेंटर करके याद रखो, बाकी चीजें पता चलेगी। 1 मिनट रुकेंगे, अब थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो अब थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं। 49 है ना, ठीक है। तो यहाँ से करेगा, यहाँ से करें कि राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास राजस्थान में 21 बेसिन में बीहड़ मिलते हैं। चंबल बेसिन में राजस्थान में सबसे अधिक सतही जल वाली नदी चंबल है। निम्न तो कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, खंबा की खाड़ी में गिर जाती है? माही नदी।
किस नदी को चरम नदी और राजस्थान की काम देने के लिए चंबल नदी को? खारी नदी जिस सवाल का आंसर वो कौन सा है? बंगाल की खाड़ी का खारी नदी है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जलावा। पानी और मांडव्य के निकट पीने पर कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? बेड़ज, बनास, नदी। और राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना चंबल पर है। राजस्थान की वो कौन सी एकमात्र नदी है जो कस्बे का डोबा कर सकते हैं? पानी। और चंबल परियोजना किन राज्यों की परियोजना है? राजस्थान, मध्य प्रदेश। और राजस्थान में कौन से जिले है जिनमें कोई नदी नहीं? बीकानेर, चूरू में। और चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? 84 से। चंबल नदी की साइड में कौन सी है? बनास, बेड़ज, पारसी। राजस्थान में कौन से कस्बे का धरातल इस तरह उसके पास की नदी की पेटी किस तरह से भी नीचे है? तो बालोतरा है। और चुलिया देवी कहाँ है? तो चंबल में बना हुआ है, ठीक है। और बनास नदी जिस जिला प्रमुख से गुजरती है वो कौन से? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, टोंक, सवाईमाधोपुर। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बनास है, चंबल, मोरेनी, नैनीताल, सिंधी। और निम्न में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? तो कोठारी नहीं है, बाणगंगा नहीं। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर की ओर ले जाई जाती है? तो लुम्बिनी, मणि, सोमसागर की। चूलिया जलप्रपात कहाँ है? चंबल नदी पर। तो आपका क्वेश्चन है कि मांडलगढ़ में किन नदियों का त्रिवेणी संगम है, ठीक है। तो ये था आपका सेशन, कुछ पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। मिलते हैं इसी के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।